वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फिजिक्स को टारगेट करते हुए एक श्रृंखला नई आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंघम श्रृंखला। इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को जो न्यूमेरिकल का डर है आपके अंदर उसको ख़त्म करना। और न्यूमेरिकल का डर तभी ख़त्म होगा जब आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया है, वीडियो के साथ साथ आपके पास पेन भी होना चाहिए, कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप हर न्यूमेरिकल को नोट करें और अपने आप सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस श्रृंखला का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर कवर अप करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 5 क्वेश्चन आज करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने 5 क्वेश्चंस कवर अप किए थे। तो आज भी हम 5 क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं। तो इस सीरीज में जैसे ही आप आगे पार्ट वाइज इसको देखते जाएंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपसे वैल्यू चेंज करके पूछ लेगा, है ना। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस यूनिट में कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमने 5 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 377 वोल्ट्स पर मीटर, देन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एच इन फ्री स्पेस। ठीक है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा तो यू कैन ऑल्सो फाइंड इट्स सिंपल वे, है ना। इन सिंपल वे सबसे पहले गिवन जो है आपको वो लिखेंगे, गिवन दैट, थोड़ा सा मैं इसका जो विड्थ है पेन की वो और पतला कर लेता हूं, है ना। चलिए, गिवन दैट क्या क्या आपको गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 377 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द जो एच है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें एक रिलेशन बहुत इजीली यहाँ पर बहुत सिंपल वे में पता है कि E अपॉन एच जो होता है फॉर द फ्री स्पेस वो होता है आपका म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप सिग्मा नॉट भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 377। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो ईटा नॉट है वो आपका होता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, है ना, इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये आपका होता है। क्लियर हुआ। तो यहां से आपको सिंपल एक चीज पता चल रही है कि वी नो दैट जो E अपॉन एच है वो जो रेशो है वो होता है इक्वल्स टू 377। ठीक है, और E की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहां पर जब आप पुट करेंगे 377 अपॉन एच इक्वल्स टू 377, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, देन यू गेट H इक्वल्स टू 1 और ये यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका H की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये 7 नंबर में नहीं पूछा गया है। या तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा या फिर आपसे ये क्वेश्चन एक डेरिवेशन के साथ लगाकर वहां पर पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसकी वैल्यू जो होती है वो ओम में होती है। यहाँ पर ईटा नॉट की इम्पीडेंस है, चूंकि ये ईटा की वैल्यू 377 ओम यहाँ पर रहती है। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपसे पूछा गया था, जो आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए, आप जब क्वेश्चन की सीरीज को करेंगे न्यूमेरिकल वाली, तो आप यहां पर देखेंगे सबसे आसान जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर से पूछा जाता है। एक ही कॉन्सेप्ट है, वही 3 से 4 चीजें फाइंड आउट कराता है। ठीक है, तो यहां पर न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल ये तीनों पूछा है। जब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50 एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45। तो यहां पर गिवन है, क्या क्या गिवन है,
μ1 जो कि कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, या अगर आपने n1 पढ़ा हुआ है तो 1.50। फिर आपको क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है जो कि आप n2 भी बोल सकते हैं, 1.45। ठीक है, आगे आपसे पूछा क्या क्या गया है, आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल अपर्चर, फिर आपसे पूछा गया है एक्सेप्टेंस एंगल, और फिर आपसे पूछा गया है क्रिटिकल एंगल। तो ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला है वो होता है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू आप पुट करेंगे 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.45 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको Na की वैल्यू मिलेगी 0.3841। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया, पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा पूछा है एक्सेप्टेंस एंगल, तो वी ऑल्सो नो दैट कि एक्सेप्टेंस एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहां से आपके पास थीटा ए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एंड इट बिकम्स साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर, और आप न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ऊपर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.3841। और जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट थीटा ए इक्वल्स टू 20, एक सेकेंड, हम इसको इरेज कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 22.58 डिग्री। दूसरी वैल्यू भी आपने यहां पर फाइंड आउट कर ली है, पहली वैल्यू आप यहां पर निकाल चुके हैं न्यूमेरिकल अपर्चर की, जो कि 0.3841 यहां पर आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है उसने क्रिटिकल एंगल, तो वी ऑल्सो नो दैट कि क्रिटिकल एंगल साइन फाई सी इक्वल्स टू होता है n2 अपॉन n1 या μ2 अपॉन μ1। ठीक है, चूंकि यहाँ पर μ1 μ2 दिया हुआ है तो आप μ1 μ2 ही आप यहाँ पर रखेंगे, अदरवाइज अगर आपसे बाय लैंग्वेज कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बोल दे तो आप μ1 भी ले सकते हैं, n1 भी ले सकते हैं। तो n2 अपॉन n1 या μ2 अपॉन μ1, तो वैल्यू पुट करेंगे 1.45 अपॉन 1.50। ठीक है, और फिर हम इसका ले लेंगे इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपके पास फाई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1.45 divided by 1.50, then after you calculate phi c becomes 71.20 डिग्री। तो ये आपकी तीनों वैल्यूज जो पूछी गई थी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिए, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में आप जब एक से ज़्यादा आंसर आपसे पूछे जाते हैं या कैलकुलेट कराई जाती हैं चीज़ें, तो आप एक जगह पर उन सबको बॉक्सेस के अंदर बंद करके ज़रूर लिखें, जिससे कि एग्जामिनर को इधर अदर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने ना पड़े, है ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने करके दिखा दिया, लेकिन अगर ये एक लेंथी कैलकुलेशन होती और इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती, फिर एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े, तो इस तरीके से आप उसको इंडिकेट करके एक जगह पर मेंशन कर सकते हैं, लुक्स लाइक दैट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस सीरीज को जब देखेंगे आगे ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट मिलेगा। ए 100 वॉट सोडियम लैंप रेडिएटिंग इट्स पावर, एक 100 वॉट का जो सोडियम लैंप है जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं, वो रेडिएट कर रहा है पावर को। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द लैंप। तो उस लैंप से जो लाइट निकल रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी गई है जब आपका लैंप जो है वो 5 मीटर यानी कि 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इसके जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, लेकिन उसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप 6 अगर आपको ध्यान हो तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई है। फाइंड आउट यहां पर भी ई और एच ही करना है, लेकिन यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन दैट, तो क्या क्या गिवन है भैया, P इक्वल्स टू गिवन है 100 वॉट्स। ठीक है, आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, उससे पहले आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एट 5 मीटर फ्रॉम द लैंप आपसे पूछा गया है। तो R की वैल्यू यहाँ पर 5 मीटर दी हुई है। पूछा गया है E की वैल्यू,
और पूछा गया है एच की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज यहां पर आपसे फाइंड आउट कराई गई हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, तो सबसे पहले तो आप इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए या पावर फाइंड आउट कीजिए कि पावर की डेंसिटी क्या है। तो पावर डेंसिटी, जिसको आप पी भी बोल सकते हैं या वो सॉरी पी नहीं, एक सेकेंड, जिसको आप एस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो होती है पावर अपॉन आपका एरिया। ठीक है, चूंकि आपकी जो लेजर लाइट है वो कुछ इस तरीके से यहां पर गिरेगी, तो उसका एक जो एरिया है वो एक सर्किल की फॉर्म में है, तो यानी कि पावर आपको दी हुई है 100 वाट, एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 5, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अच्छा सोडियम लैंप है तो ये यहाँ पर एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट 0.318 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मैं सोचा था कि लेजर, लेकिन ये लेजर नहीं है, ये सोडियम लैंप है यहाँ पर, जिसको आप एक्सपेरिमेंट न्यूटन रिंग इस तरीके से लेबोरेटरी में आपने देखा होगा जहाँ से वो लाइट निकलती है। तो ये आ गया 0.318 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर हमें पता है कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द पॉइंटिंग वेक्टर जो s होता है वो इक्वल्स टू होता है ई एच की। ठीक है, और s की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, जो कि अभी आप आपने कैलकुलेट की है 0.318। क्लियर हो गया यहां से? तो अगर मैं यहां से आपको ये इक्वेशन बना के दिखाऊं तो E इंटू एच है 0.318, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है। और हमें अभी पता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर्मूला यूज किया है, वी ऑल्सो नो दैट E अपॉन एच इक्वल्स टू होता है 377। तो ये इक्वेशन नंबर अगर हम सेकंड ले लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ई एच की मल्टीप्लाई होगी ई अपॉन एच से इक्वल्स टू, और इधर हो जाएगा 0.318 मल्टीप्लाई बाई 377। ठीक है, तो ये एच से तो एच कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बन गया ई स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.318 इंटू 377। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और इधर स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, देन यू गेट ई इक्वल्स टू 10.95 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपकी ये आ जाती है। और आप ये ई की वैल्यू आप उठाकर चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो एच इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा ई अपॉन 377, और ई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 10.95 अपॉन 377, देन यू गेट एच इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 0.029 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपसे पूछा गया था कि अगर किसी सोडियम लैंप से 100 वॉट की लाइट निकलती है इतने रेडियस के साथ, देन फाइंड आउट द वैल्यू। क्लियर हुआ? 5 मीटर की डिस्टेंस पर अगर वहां से पूछा जाए स्ट्रेंथ ऑफ ई एंड एच। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन ए रूबी लेजर टोटल ऑफ क्रोमियम आयंस is 2.8 into 10 to the power 19 if the laser emit radiation of wavelength 7000 angstrom, then calculate the energy of the laser pulse। लेजर पल्स की एनर्जी वहां पर पूछी गई है। तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको गिवन है वो गिवन लिखेंगे। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है आपको बेटा, क्रोमियम के आयंस आपको गिवन है, वो हैं आपके 2.8 इंटू 10 to the power 19। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 7000 एंगस्ट्रॉम, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है एनर्जी ऑफ द लेजर पल्स, तो वी नो दैट एनर्जी ऑफ लेजर पल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एनर्जी पर फोटोन
इनटू क्रोमियम आयंस, है ना। यानी कि एक फोटोन की कितनी एनर्जी है और कितने क्रोमियम आयंस यहाँ पर हैं, वो आपका टोटल एनर्जी हो जाएगी उस लेजर पल्स की। तो एनर्जी पर फोटोन कितना होता है हमें पता है, एच न्यू इंटू क्रोमियम आयंस आपको दिए हुए हैं 2.8 इंटू 10⁻19, ठीक है। और न्यू की वैल्यू होती है एच सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा होती है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा इंटू 2.8 इंटू 10⁻19 यहाँ पर दिया हुआ है। तो h की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.626 इंटू 10⁻−34, c की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 7 इंटू 10⁻7 इंटू 2.8 इंटू 10⁻19। तो जब आप यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली यू गेट द आंसर 8 जूल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 8 जूल की पावर वहाँ पर यानी कि जो एनर्जी है वो लेजर पल्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हुआ? तो आई होप अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन लेजर की फॉर्म में पूछा जाता है तो आप बहुत इजी वे में इसको कर लेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.2 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज एट 27 डिग्री, ट्रीटिंग इट एज ए क्लासिकल ऑस्किलेटर एंड प्लैंक्स ऑस्किलेटर। तो अगर हम इसको क्लासिकल ऑस्किलेटर की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या एनर्जी होगी, और अगर हम इसको प्लैंक्स ऑस्किलेटर की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या एनर्जी होगी। तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको गिवन है वो लिखेंगे। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है f इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। टेम्परेचर आपको यहाँ पर गिवन है T इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको कैल्विन में बनाएंगे तो इट बिकम्स 300 कैल्विन, ठीक है। पूछा क्या गया है, एनर्जी फॉर द क्लासिक और एनर्जी फॉर द प्लैंक्स, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले वी नो दैट अगर एनर्जी फॉर द क्लासिकल हम बात करें तो एनर्जी फॉर द क्लासिकल क्या हो जाएगा, सिंपल KT आपकी हो जाती है एनर्जी। तो K आपको कांस्टेंट है, वैल्यू पता होनी चाहिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23। देखिए ये वैल्यूज वैसे दी होती हैं कांस्टेंट की, लेकिन आप जब क्वेश्चंस करेंगे बार बार और आप अपने पेन का यूज करके जब इस वैल्यूज को लिखेंगे, बहुत बार आपकी ये वैल्यूज यूज होंगी इस सीरीज को करते हुए, तो ये आपको ऑब्वियसली याद भी हो जाएंगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4.14 इंटू 10⁻⁻21 जूल यहाँ से आपको मिल जाएगी पावर, ठीक है, यानी कि एनर्जी। और अगर हम प्लैंक्स की बात करें तो E एनर्जी फॉर द प्लैंक्स अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, हमें पता है फॉर्मूला h न्यू अपॉन E की पावर h न्यू अपॉन KT -1। ये हमारा पूरा डेरिवेशन भी है जो हम इसको प्रूफ भी करते हैं प्लैंक्स के लिए। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ही होता है 4.2 इंटू 10⁻12 अपॉन E की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, जब हम h न्यू अपॉन KT को अलग से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट गिव्स यू 0.67। देखिए KT तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, h न्यू की वैल्यू जो होगी उसको मल्टीप्लाई करके आप इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको 0.67 यहाँ पर मिल जाएगा -1, ठीक है। जब आप यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट 2.78 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 0.95। देखिए ये जो वैल्यू सारी मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, आपको ये खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वेरीफाई करके लिखना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही कर लेंगे तो ये तो आप रट लेंगे, लेकिन जब आप वहां पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर आपको कैलकुलेटर में यूज करना ना आ रहा हो, कोई वैल्यू वहां पर मिस्टेक हो रही हो, तो वो यहीं पर सही हो जाएगी तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो P प्लैंक्स के लिए आपका जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2.926 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। तो ये आपकी एनर्जी हो जाती है जो कि आपका प्लैंक्स रेडिएशन के कारण होगा, ठीक है। तो ये आपका था जिसमें आपका क्लासिकल ऑस्किलेटर की एनर्जी पूछी गई थी और प्लैंक्स ऑस्किलेटर की एनर्जी पूछी गई थी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।
इस सीरीज में हमने 5 क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज के सेकंड पार्ट में भी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। इससे पहले हमने पहले पार्ट में भी 5 क्वेश्चंस किए थे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और जो न्यूमेरिकल का डर आपको लग रहा है वो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी वे में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को कवर करेंगे तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें और न्यूमेरिकल्स का जो डर है और सेक्शन बी जो है, जो कि 21 मार्क्स का आपका होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। ये हमारा मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको वीडियो को पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।